हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। तो देखिए, जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपका हिंदी का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज मैंने सोचा कि आपको पूरा जो है मैं कंप्लीट रिवीजन करा दूं। जितनी भी व्याकरण है जो भी आपके कोर्स में आने वाली है उसका एक कंप्लीट रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में, सभी चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वाक्य आता है आपके में। वाक्य आते हैं रचना के आधार पर वाक्य, उनको परिवर्तन भी करना होता है और पहचानना भी होता है। तो चलिए पहला है, चलिए देखिए पहले तो वाक्य देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य, वैसे तो वाक्य जो है वो दो आधार पर इनको बांटा गया है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। लेकिन आपके यहाँ पे रचना के आधार पर ज्यादा आता है, इसलिए मैं आपको यही बताऊंगी। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अच्छा, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वाक्य के दो अंग होते हैं जिसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे रीता खाना बना रही है। ठीक है, तो रीता क्या है? इसमें उद्देश्य है, और खाना बना रही है क्या है? विधेय है। क्योंकि रीता के बारे में ये कहा जा रहा है ना, खाना बना रही है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम पहचान कर पाएंगे कि ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, क्योंकि हमें इसे बदलना भी होगा। तो देखिए, अब देखिए सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य यही है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसे हम किसी से जोड़ते नहीं हैं, उसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। तो देखिए यहाँ पे वाक्य परिवर्तन भी देख लीजिए आप, इसी को मैंने चेंज भी किया है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। और सरल वाक्य क्या होता है ये भी देखिए आप। तो सरल वाक्य, नेताजी के सभा में आते ही भाषण शुरू हो गया, है ना। नेताजी के सभा में आते ही हमारा उद्देश्य हो गया, भाषण शुरू हो गया, विधेय हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब आपके दो शब्द, मतलब दो सेंटेंसेस को हम किसी योजक शब्द से जोड़ देते हैं, जैसे और है, परंतु, इसलिए, अन्यथा, इन सारे शब्दों से जोड़ देते हैं, तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे इसी को आपको चेंज करने को आएगा कि आप इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो हम क्या करेंगे इसमें? नेताजी सभा में आए और भाषण शुरू हो गया। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें, और ये देखिए शब्द है कुछ जो हमें लगाने होते हैं, और है, परंतु है, इसलिए है, अन्यथा है, ये सब शब्द सेंटेंस यानी वाक्य के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि जिस तरह का हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या लगेगा, सही क्या लग रहा है कि नेताजी सभा में आए और भाषण शुरू हो गया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब तीसरा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मतलब आपके दो सेंटेंस होते हैं और वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि जैसे ही, अब इसी को हमें यदि मिश्र वाक्य में बदलना है, जैसे ही नेताजी सभा में आए, इसमें हमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही नेताजी सभा में आए वैसे ही भाषण शुरू हो गया। यानी कि दो वाक्यों में हमें एक प्रधान रखना होता है, एक आश्रित रखना होता है। तो इस तरह से हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे, इसमें कौन कौन से शब्द यूज करते हैं मिश्र वाक्य बनाने के लिए? जैसे ज्यों है, जैसे है, जब है, जो, जहां और की से कोई शब्द आपका यदि जुड़ा हुआ है तो वो भी वहां पर मिश्र वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो गए, जिनको हम इस तरह से बनाते हैं और इन सब शब्दों की मदद से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए उपवाक्य, ये भी आपके में कोर्स में है, बहुत ज्यादा आता है उपवाक्य। वाक्य में देखिए, उपवाक्य का मतलब ही है दो वाक्य हैं होंगे, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर एक प्रधान होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें आपसे यही पूछा जाता है एग्जाम में, सेंटेंस देखिए कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो देखिए एग्जाम्पल है, मैंने एक कंबल खरीदा जो काले रंग का है। अब देखिए
प्रधान वाक्य जिसका पूरा अर्थ निकल रहा हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है, प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। और आश्रित उपवाक्य क्या है, जो जिसका अर्थ बिना प्रधान वाक्य के पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है, उसके लिए प्रधान वाक्य होना जरूरी है, वो आश्रित है उस पर। तो देखिए, मैंने एक कम्बल खरीदा, ये क्या है, मैंने एक कम्बल खरीदा, यदि हम ये बोल रहे हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैंने एक कम्बल खरीदा, ये तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। जो काले रंग का है, यदि हम ये खाली ये बोले कि जो काले रंग का है, तो ये हमें कुछ थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा ना, जो काले रंग का है क्या, भाई क्या चीज काले रंग की, क्या सा क्या होगा, तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो इससे आप पहचान जाइएगा कि ये इस तरह से जो वगैरह लगा होता है, तब है, की है, तो यहाँ से ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब रोहन घर पर आया तब मैं घर पर नहीं था। अब देखिए इसमें क्या है, मैं घर पर नहीं था, तब मैं घर पर नहीं था, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये प्रधान वाक्य हो गया। और यदि ये कहे कि जब रोहन घर पर आया, जब रोहन घर पर आया तब क्या, हमें कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा ना, अधूरा लग रहा है, तो यहाँ यही क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अब इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, ये भी पूछ लिया जाता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, 3 तरह के ये उपवाक्य होते हैं। बहुत इजी है, बस इसकी पहचान आप याद रखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, संज्ञा उपवाक्य में मतलब संज्ञा होगी और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब की से इसकी बहुत अच्छी पहचान है कि ये की से शुरू होगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। जो भी की जहाँ पे लगा होगा तो वो की वह कहाँ है, ये क्या हो गया, ये की है, या फिर अल्प विराम लगा होगा तो वहां पर हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा, है ना, संज्ञा है यहाँ पर। सेकंड देखिए, जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था। अब ये कौन सा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। विशेषण में क्या होता है, जो अपराधी, विशेषता बताते हैं ना, तो जो अपराधी पकड़ा गया, जो अपराधी पकड़ा गया वह खतरनाक था, तो ये जो वगैरह लगा होता है इसमें, जो या जिसने जिसने ये काम किया है वो मेरा भाई है या वो मेरा, ये इस तरह से जो लगा होता है तो वहां पर जो जिसने लगा होता है तो वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। ऐसी तीसरा सेंटेंस देखिए, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। अब हमारा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, तो ये क्या है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब वगैरह लगा होता है, इसकी पहचान है कि जब, जहां, जैसा, यदि ये सब लगा हुआ है सेंटेंस में तो वो क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो ये आपका उपवाक्य हो गया, है ना, और वाक्यों में परिवर्तन हमने देख लिया। अब तीसरी चीज है वाच्य। वाच्य आपके में बहुत आता है। वाच्य क्या होता है, देखिए, वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, उसे वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें आपके लिए बदलने के लिए भी आता है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, या पहचानने के लिए भी आता है कि ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए वाच्य के एग्जाम्पल देखते हैं और वाच्य के प्रकार भी देखते हैं। देखिए, पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में क्या है, कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के द्वारा ही काम किया जाता है। जैसे राधा ने गीत गाया, ठीक है, तो राधा ने कर्ता है, राधा ने गीत गाया, इसमें कर्ता ही प्रधान होता है, तो ये कर्तवाच्य हो गया। फिर इसी को मैंने कर्मवाच्य में बदला भी है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें कर्म यानी गीत जो है अब मुख्य है। हमें ये बताना है कि राधा, अपने क्या चेंज किया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, यानी गीत गाया गया मुख्य है, गीत गाया गया। अब किसी के भी द्वारा हो सकता है, यहाँ पे राधा के द्वारा है तो हम गीत को मुख्य मानकर चलेंगे, यानी कर्म को मुख्य मानेंगे, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। तो कर्मवाच्य बनाने के लिए हम द्वारा वगैरह शब्दों का प्रयोग करते हैं, द्वारा, से आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, राधा से, इसी को चेंज किया है मैंने, राधा से गाया नहीं जाता, देखिए अधिकतर ये जो है निषेधात्मक नेगेटिव में हो जाता है, और राधा से गाया नहीं जाता, गाना, यहाँ पर गाया नहीं जाता, ये क्रिया की प्रधानता है, गाया नहीं जाता, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, भाववाच्य, ठीक है। तो इस तरह से एक बात और है वाच्य परिवर्तन में, भाववाच्य में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, और कर्मवाच्य में कर्म जरूर होता है, कि कर्मवाच्य तो सकर्मक क्रिया ही से ही बनता है,
और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ये हो गए वाच्य और वाच्य परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ आता है अलंकार। तो अलंकार भी समझते हैं। अलंकार का मतलब भी होता है अलंकृत करना या सजाना, है ना। किसी भी चीज को हम जब सजा देते हैं, अलंकृत करते हैं, सुंदरता उसमें उत्पन्न करते हैं, तो वो अलंकार कहलाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। यानी शब्दालंकार जब शब्द की वजह से वाक्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है तो वो शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ की वजह से शब्द वाक्य में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न की जाती है तो वहां अर्थालंकार होता है। अब देखिए शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, बस देखिए एग्जाम्पल देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ पंडित भयाना कोई। अब इसमें क्या है, पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, पोथी पढ़ी पढ़ी, है ना, तो पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार। यमक यहाँ मतलब शब्दों की वजह से, यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है इसका, लेकिन शब्दों की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। देखिए ये पा वर्ण की आवृत्ति से हमें सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट देखिए काली घटा का घमंड घटा, ये क्या है, यमक अलंकार है। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द एक दो बार, एक से ज्यादा बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए घटा दो बार आया है, तो घटा के क्या है, दो अर्थ हैं। घटा एक तो होता है घटा काली घटा यानी बादल के लिए आता है, और दूसरा अर्थ होता है घटना यानी कम होना। तो ठीक है, तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा दो अर्थ में है, तो यहाँ पर ये यमक अलंकार हुआ। तीसरा है श्लेष अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष माने चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना, कई अर्थ उससे चिपके रहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, अब यहाँ पे पानी शब्द कई बार आया है और उसका अर्थ हर बार अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में सम्मान के लिए है, मोती मानस चून, है ना, मनुष्य के लिए ये क्या है, मोती मानस चून, तीनों के लिए मोती मानस और चून यानी आटे के लिए, तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, मनुष्य के लिए ये सम्मान के रूप में है, मोती के लिए ये चमक के रूप में है, और आटा चून यानी आटे के लिए ये जल के रूप में, जो नॉर्मल हम लोग जल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से श्लेष अलंकार वहां पर होता है। अब देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 मुख्य भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। यही आपके कोर्स में है, वही अलंकार मैं आपको बताऊंगी। देखिए उपमा अलंकार क्या है, जैसे उपमा दी जाती है, किसी चीज की उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कैसे, कोमल कमल के समान है ना, उपमा दी गई है। तो इसमें पहचानने की एक बहुत अच्छी वो है कि से, सा, सम, सी आदि शब्द लगे होते हैं, तो आप आराम से पहचान जाएंगे यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल। अब इसमें उपमेय उपमान का भेद खत्म हो जाता है, और इसमें चरण को ही कमल कह दिया हमें, चरण कमल, हमें चरण सा कमल सा चरण नहीं बताया, हमने कहा चरण कमल। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब ऐसे इस तरह करते हैं तो यहाँ पर ये उपमेय उपमान का भेद खत्म हो जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर तीसरा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। अब इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है, ये शायद आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छी पहचान है, इसको आप आसानी से पहचान लेंगे। इसमें मानो, मनहु, जनहु, ज्यो, जनु, मनु आदि शब्द लगे होते हैं, तो आप तुरंत पहचान लेंगे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पे मानव शब्द लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्या होता है, जब मानव के रूप में यानी प्रकृति को इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो मानव हो, प्रकृति की क्रियाओं को मानव की क्रियाओं की तरह बताया जाता है। जैसे देखिए मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब प्रकृति को मानव की तरह समझा है हमने कि मेघ आए, बादल आए, मेघों को आ रहे हैं, बन ठन के संवर के। अब बनना संवरना तो क्या इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ पर मेघों यानी बादलों को कह रहे हैं कि बन ठन के संवर के आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। लास्ट देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति का अलंकार होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं किसी बात को। देखिए एग्जाम्पल, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि ताल तलैया सब भर जाए, कोई इंसान इतना रोए,
ठीक है। तो यहाँ पर इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, मतलब इसका मतलब है बहुत ज्यादा रोया, है ना। तो इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब बढ़ल। तो यहाँ पर क्या सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। ये सारे अलंकार हो गए। अब थोड़ा सा पद परिचय के बारे में ये भी आता है, ये जरा सा और देख लेते हैं। तो चलिए एक और टॉपिक, पद परिचय, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके में, ये बहुत आता है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है, देखिए पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पदों, आप ये तो जानते होंगे कि वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये पद बन जाते हैं, और इन सभी जो है ये पद कहलाते हैं। यानी कि शब्द में, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, राघवास दिल्ली जाएगा, तो इसमें राघवास, दिल्ली, ये सब क्या है, अलग अलग पद हैं। अब इन पदों का हम पूरी व्याकरणिक परिचय देते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इसका परिचय देते हैं। जैसे हम सब का परिचय होता है, इसी तरह से इन पदों का भी परिचय होता है। यानी कि इसमें हमें क्या बताना होता है, इसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि बताया जाता है। ठीक है, तो ये पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता है व्याकरण में क्या क्या होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। तो यही सारा क्या है, पद परिचय होता है। तो यदि आपको इसकी जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही अच्छा पद परिचय दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको संज्ञा पद परिचय जैसे इसके अंडरलाइन करके दिया जाएगा सेंटेंस को, और उसमें बताया, पूछा जाएगा कि इस वाले पद का आपको परिचय देना है। देखिए कभी कभी दो में भी आपको अंडरलाइन किया जा सकता है, दो शब्दों यानी दो पदों में भी, लेकिन यहाँ मैंने एक ही पद किया है। देखिए जैसे राघवास दिल्ली जाएगा, तो राघव हमें अंडरलाइन किया हुआ है, राघव हमें समझ में आ रहा है, ये संज्ञा पद है। अब संज्ञा पद में क्या क्या चीजें हैं, संज्ञा कौन सी संज्ञा है, तो ये हम बता सकते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये तो नाम है। अब यदि संज्ञा के बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी, या जातिवाचक है, कहीं पे जातिवाचक होगी, कहीं पे भाववाचक होगी, तो ये सारी हमें नॉलेज होनी जरूरी है इसके लिए। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरलिंग है क्योंकि राघव लड़का है, पुरलिंग हो गया, एक वचन है, एक है, और ये राघव काम कर रहा है तो कर्ता कारक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्वनाम पद परिचय। अब जैसे सेंटेंस है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अब तुमने अंडरलाइन है, तो तुमने तो सर्वनाम हुआ, ये तो हम पहचान ही लेंगे। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, क्या है ये सर्वनाम, तो पहचान लिया, एक वचन है, मध्यम पुरुष है क्योंकि तुम जो है मध्यम पुरुष में आता है, और कर्ता कारक है, तो ये हमने सर्वनाम का पद परिचय दे दिया। फिर देखिए तीसरा है विशेषण पद परिचय। देखिए जैसे सेंटेंस आएगा, मेरे पास दो पुस्तकें हैं, और दो को अंडरलाइन कर दिया। अब दो पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है, विशेषता बताई जा रही है, तो दो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब विशेषण क्या है, संख्या दी जा रही है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब पुरलिंग है ना, पुस्तकें पुरलिंग में आएंगी, और पुस्तक विशेष्य का ये जो है वो विशेषण है, क्योंकि विशेष्य क्या है, इसमें पुस्तक है, पुस्तकों के बारे में बताया जा रहा है कि दो पुस्तकें हैं, तो ये विशेष्य हो गया। नेक्स्ट देखिए क्रियापद परिचय। जैसे एक सेंटेंस है, दर्शक नाटक देखते हैं, अब देखते हैं अंडरलाइन है, अब हमें ये समझ में आ गया ये क्रिया है। अब क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, देखिए क्या देखते हैं, नाटक, तो ये कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। बहुवचन है क्योंकि दर्शक बहुत सारे हैं, और वर्तमान काल है, इसमें हम काल बताएंगे क्योंकि देखते हैं, है ना, काल वर्तमान काल हो गया। इस तरह से हम क्रिया का पद परिचय देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण पद परिचय। अब देखिए राम धीरे धीरे चलता है ना, चलने की विशेषता बताई जा रही है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, चलता है क्रिया का क्रिया विशेषण बता रहे हैं, चलता है का विशेषण बता रहे हैं। यदि इसमें आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण के यदि सारे आपको भेद पता है, तो आपको यदि समझ में आ रहा है, तो अब वो भी आप लिख दीजिए, तो जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो और अकर्मक क्रिया है यहाँ पर, है ना, धीरे धीरे चलता है, और इसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संबंध बोधक परिचय। संबंध बोधक में क्या है, मेरे घर के उत्तर में एक नदी है। अब संबंध बोधक की एक बहुत अच्छी पहचान है, के साथ, के उत्तर, के बाद आदि शब्द लगे होते हैं, के उत्तर, तो हम पहचान जाना चाहिए कि संबंध बोधक ये है। ठीक है, तो संबंध बोधक में पद है। ठीक है, इसमें देखिए दिशा सूचक संबंध बोधक, क्योंकि घर के उत्तर में दिशा बता रहे हैं ना, घर के उत्तर में तो दिशा सूचक संबंध बोधक है, और घर और नदी के बीच में संबंध बता रहे हैं, इसमें हम इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समुच्चय बोधक पद परिचय। ये सब अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक पद परिचय में क्या होया, जैसे समुच्चय हमें जोड़ना है शब्दों को, तो वह आया और मैं चला गया, तो और शब्द क्या है हमारा, समुच्चय बोधक है, क्योंकि और, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द क्या है, समुच्चय बोधक होते हैं। तो समुच्चय बोधक है, और इसमें कौन सा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ना, कौन सा समुच्चय बोधक है, तो ये भी देख लीजिएगा।
देखिए, यदि इसमें आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अलग से मेरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, उसमें आप डिटेल में उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, शायद इस समय तो इतना टाइम नहीं होगा, तो आप मेन चीजें देख लीजिए। वैसे नेक्स्ट है कि विस्मय आदि बोधक पद परिचय। अब विस्मय आदि बोधक क्या है? आहा, कितना सुंदर दृश्य है। तो आहा क्या हुआ? ये विस्मय आदि बोधक शब्द है और इसे क्या बताएंगे? आहा विस्मय आदि बोधक है और कैसा है? हर्ष सूचक है, क्योंकि इसमें भी कई तरह के होते हैं, दुख होता है, करुणा होती है, या इस तरह के भी हो सकते हैं, आश्चर्य का भाव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हर्ष सूचक है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है निपात पद परिचय। निपात, निपात का मतलब किसी चीज पर बल दिया जाता है ना? इससे जैसे कि सुरेश ने ही मुझे मारा, जब ही या भी या मात्र इस तरह से लिखा होता है तो वहां पर क्या होता है? ही जो है वो क्या है? निपात है और ये कैसा है? बल प्रदायक। तो ये सारे थे पद परिचय और मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन सारी व्याकरण का, जितना भी आपकी व्याकरण आपके कोर्स में आ रही है, सिलेबस में आ रही है, एग्जाम में, वो पूरी व्याकरण का मैंने आपको एक रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो यदि ये वीडियो पसंद आए, आपकी हेल्प हो जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।